तुम हमारी शादी की बात कब कर रहे हो अपने मम्मी पापा से? जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा क्या तब? मैं बिन ब्याही माँ नहीं बनना चाहती हूँ सूरज। प्लीज तुम अपने मम्मी पापा से जल्दी बात करके मुझे अपने घर ले चलो। शादी और मैं तुझसे करूँगा आकृति। अरे चल जा बदचलन औरत। न जाने किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है। और ये ड्रामा करके जबरदस्ती किसी और का पाप मेरे सर मरने की कोशिश मत कर, वरना तेरे जितने भी प्राइवेट वीडियोस और फोटोज हैं सब इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। मेरे पेट में पल रही हमारे प्यार की निशानी को तुम किसी और का पाप कह रहे हो सूरज। तुम वो दिन भूल गए क्या जब तुमने कहा था कि हम दोनों अपने बच्चे का इस दुनिया में ग्रैंड वेलकम करेंगे? मैंने अपने बच्चे का ग्रैंड वेलकम करने को कहा था। तू हजारों जगह मुंह मार कर आएगी और बोलेगी ये मेरा बच्चा है। मैं मान लूंगा क्या? साली मैंने तेरे संग जरा सी मस्ती क्या कर ली? तू मेरे को इस गटर के कीड़े का बाप बनाने में तुल गई। मैं तुम्हारी कसम खाकर बोलती हूँ सूरज, ये हम दोनों का बच्चा है, किसी गटर का कीड़ा नहीं। प्लीज सूरज, मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो सब पता था मेरे साथ रेप हुआ था। तब तुमने ही आगे आकर मेरा हाथ थाम कर कहा था मैं करूंगा तुमसे शादी। और फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुम ये सब बोल रहे हो? मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर बोल रही हूँ, मैंने तुम्हारी सिवा किसी और से प्यार नहीं किया है। साली कितना ड्रामा करती है तू। कभी अच्छे से हाथ तो लगाने नहीं दिया। जब भी पास आने की कोशिश करता हर बार तो तेरा यही जवाब होता था, शादी के बाद ये सब करना। फिर मैं इस गटर के कीड़े का बाप कैसे हो सकता हूँ? 5 मिनट की मस्ती में कोई बाप नहीं बन सकता। सूरज, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे ही तुम्हारा मतलब निकल गया तुमने मुझे घी में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। गिरा हुआ मैं नहीं तू है साली, छी। न जाने कितनों के बिस्तर गर्म करके मेरे पास आई थी। वह तो शुक्र है भगवान का, शादी से पहले तेरी सारी असलियत मेरे सामने आ गई, वरना न जाने क्या होता मेरा। चल अब फोन रख। दोबारा से कभी मुझे कॉल किया ना तो याद रखना तेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दूंगा। तू मौत की भीख मांगेगी पर तुझ बदचलन को वो भी नसीब नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर सूरज कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। आकृति रोते हुए अपने घुटनों के बल रोड किनारे बैठ जाती है और फोन को देखते हुए, अब मेरी जिंदगी में नर्क बनाने को बचा ही क्या है सूरज, जो अब तुम उसे नर्क बनाओगे? मेरे जीवन में जो थोड़ी सी खुशियों की उम्मीद बची थी उसे भी तुम गटर का कीड़ा बना चुके हो। जिंदगी भर सबने मेरी असलियत ही तो बताई है और आज तुमने भी मेरी असलियत बता दी। थैंक यू सो मच सूरज, मुझे मेरी असलियत बताने के लिए। आकृति अपने दोनों हाथों से अपने सर के बाल पकड़कर नोचते हुए चीख पड़ती है। तभी अचानक से रोड के बीचों बीच आकृति को एक नन्ही सी बच्ची खड़ी नजर आती है, जो सामने से आते ट्रक को देखकर खुशी से ताली बजाने में लगी थी। ट्रक बच्ची को कुचलने ही वाला होता है। आकृति दौड़कर उस बच्ची का हाथ पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींच लेती है। तभी पीछे से दौड़ते हुए एक शख्स जोर से चीख पड़ता है, अना। वह शख्स बच्ची के पास आकर, अना आप ठीक हो ना? मेरे बच्चे, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? दिखाओ मुझे। ऐसा बोल शख्स उस बच्ची को देखने लगता है और फिर माथे पर किस करके उसे अपने सीने से लगा भर्राए गले से। आप ऐसे क्यों डरा देते हो मुझे? पता है ना आपके सिवा मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। अपना ख्याल रखा करो मेरे बच्चे। वो शख्स बच्ची को गोद में उठाकर सामने खड़ी आकृति से बोलता है, थैंक यू सो मच मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए। मैं बता नहीं सकता आज आपने मेरे लिए क्या किया है। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे सामने इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इसे यहाँ मरने के लिए खुद ही छोड़ा होगा। गलती से यहाँ पर मैं मौजूद थी, इसे मैंने बचा लिया तो सोचा चलो कुछ ड्रामा कर लेता हूँ, वरना लोग क्या कहेंगे। कैसा बाप है, अपनी ही औलाद को मारने में लगा है। इसके पहले भी कई बार इसे मारने की कोशिश की होगी। मैं तुम सब मर्दों को अच्छे से जानती हूँ। तुम सब एक जैसे होते हो। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब होता है। शख्स बच्ची को गोद में उठाकर गुस्से से त्योरियां चढ़ाता हुआ आकृति की दोनों बाहें कसके पकड़कर बोलता है, मुझे ये सब बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती क्या हो अभी मेरे बारे में? अगर तुमने मेरी बेटी की जान ना बचाई होती तो अभी बता देता धैर्य शुक्ला क्या चीज है। आकृति अपने दोनों हाथों से धैर्य की कॉलर पकड़कर कुछ बोलने को होती है। वह कुछ बोलती इससे पहले ही वो बेहोश होकर गिरने लगती है।
आकृति को बेहोश होता देखकर धैर्य उसे संभाल लेता है। धैर्य आकृति के गाल थपथपाते हुए, ये लड़की ये सब क्या नाटक लगा रखा है। चुपचाप उठो, यहाँ ड्रामा मत क्रिएट करो। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, लगता है सच में बेहोश हो गई है। धैर्य पास में पड़े आकृति के बैग से पानी निकालकर उसके चेहरे पर पानी के कई छींटे मारता है। फिर भी आकृति को होश नहीं आता। धैर्य खुद से बोलता है, लगता है इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। धैर्य आकृति को अपने गोद में उठाकर अनाबी के पास जाकर बोलता है, चलो अना बच्चा, पहले इसने आपको बचाया, अब हमारी जिम्मेदारी है, हम इसे बचाते हैं। अनाबी अपनी क्यूट सी शक्ल बनाकर मुस्कुराते हुए धैर्य के पीछे पीछे चल देती है। धैर्य हॉस्पिटल में आकृति को एडमिट कराकर सीधा अपने घर आता है और हॉल में आकर गुस्से से तेज आवाज में, बुआ, चाची, नैन्सी, उत्पल, चाचा, घर के सभी लोग जहाँ कहीं भी हो, अभी के अभी हॉल में आइए। घर के सभी सदस्य हॉल में आकर गुस्से से उबलते धैर्य को सवालिया निगाहों से देखने लगते हैं। बुआ शांति दीक्षित, धैर्य क्या हुआ, ऐसे क्यों गुस्से से उबल रहा है, हम सबको हॉल में क्यों इकट्ठा किया है, बता क्या बात है। मेरी बच्ची कहाँ है। चाची अवंतिका शुक्ला, धैर्य वो तो तेरे रूम में खेल रही है, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। ओह अच्छा, मेरे रूम में है, जाइए लेकर आइए। नैन्सी शुक्ला, मम्मा अना भाई के रूम में नहीं है, मैं अभी उधर से ही आ रही हूँ। मैंने सुबह देखा था, भाई जब ऑफिस जा रहे थे तब अना यहीं हॉल में खेल रही थी। सब घर वाले एक दूसरे के मुंह की तरफ इशारा करके पूछ रहे थे अनाबी के बारे में, लेकिन सब अपनी मुंडी ना हिलाकर मना कर दे रहे थे। कोई कुछ बोलेगा या सबने मुंह में दही जमा रखा है। आप सब मेरी बच्ची का ऐसे ही ख्याल रखेंगे। सब अपने अपने में बिजी हैं। मेरी बच्ची मरे या जिए, किसी को कोई परवाह नहीं है। आप लोग मेरी बच्ची को संभाल नहीं सकते तो साफ साफ बता दीजिए। ये बेवजह परवाह करने का नाटक मत कीजिए। अभी उसका बाप जिंदा है अपनी बच्ची की देखभाल करने के लिए। चाचा रविंद्र शुक्ला, आप सब लोग यहाँ खड़े होकर क्या तमाशा देख रहे हो। खोजो जाकर अना को, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे से कुछ ऐसा हुआ तो फिर शायद किसी के लिए भी अच्छा ना हो। इतना बोल धैर्य सीढ़ियां चढ़ता हुआ सेकंड फ्लोर में बने अपने रूम में चला गया। धैर्य के जाते ही नैन्सी गुस्से में तिलमिलाते हुए, मम्मी कब तक हम इस आदमी की कड़वी जुबान सुनते रहेंगे। इसने अपने आप को समझ क्या रखा है, हम इसके नौकर हैं क्या, जो हमेशा घर से निकालने की धमकी देता रहता है। हम इसके नौकरी हैं नैन्सी, देखते नहीं हैं मम्मी पापा कैसे चमचे की तरह धैर्य बेटा करके उसके तलवे चाटते रहते हैं। मैं उत्पल शुक्ला, इनका सगा बेटा होने के बाद भी मुझे कभी इतने प्यार से नहीं बुलाया होगा। बुआ शांति दीक्षित, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप सब भी जाकर सो जाइए। बुआ के जाते ही अवंतिका शुक्ला, क्या बोला तूने उत्पल, शर्म कर लिया कर कुछ नालायक। हम तुम दोनों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए उसके पीछे नहीं घूमते हैं। रविंद्र शुक्ला, अवंतिका जी अपनी जुबान जरा काबू में रखना सीखिए, जगह और समय देखकर कुछ बोला करिए, ऐसे ही जहाँ देखो फाटक की तरह अपना मुंह खोल देती हो। उत्पल नैन्सी जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। बचपन से महंगी महंगी गाड़ियों, अच्छा खाना, ब्रांडेड कपड़े, न जाने क्या क्या चीज़ों के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन मिला क्या, रोज नए तमाशे। पहले उस गूंगी की माँ, जब माँ से जान छूटी तो उस बित्ते भर की गूंगी ने जीना हराम कर रखा है, और वह सांड हम पर आकर बरसता रहता है। खुद से खुद की बेटी संभाली नहीं जाती, अब तो इन खोखले सपनों से निकलकर खुद के दम पर कुछ करना पड़ेगा। नैन्सी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। उसके पीछे उत्पल भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर धैर्य अनाबी को बेड पर सुलाकर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और बादलों के साथ लुका छुपी खेल रहे चांद को बड़े गौर से देखने लगता है। जब वह खड़े खड़े थक जाता है तो पास में पड़ी चेयर खींचकर उसमें बैठ जाता है और दोनों पैर बालकनी में लगी रेलिंग पर टिका लेता है और फिर जेब से सिगरेट निकालकर लाइटर से जला पीते हुए किसी ख्यालों में गुम हो जाता है कि तभी अचानक से सुलगती हुई सिगरेट को अपनी मुट्ठी में भरकर बालकनी की रेलिंग में घूंसा मारते हुए बोल पड़ता है, तू हर चीज में लापरवाही कर सकता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए इतना लापरवाह कैसे हो सकता है धैर्य शुक्ला। तेरी बेटी को कोई तेरे ही ऑफिस के बाहर मौत के सामने खड़ा कर गया,
और तू अपने सक्सेस पार्टी में अंधों की तरह अपनी कामयाबी का जश्न मनाने में बिजी था। तू है तेरी ऐसी कामयाबी पर धैर्य शुक्ला, जिसने तुझे तेरी ही अजीज बेटी से दूर कर दिया। धैर्य खुद को कोसे जा रहा था कि तभी उसे अनाबी के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन धैर्य दौड़ता हुआ बेड के पास पहुंच जाता है। देखा तो बेड पर बैठी अनाबी पसीने से लथपथ रोने में लगी थी। धैर्य अनाबी को गले लगाते हुए, क्या हुआ मेरे बच्चे, ऐसे क्यों चीख पड़े आप? अनाबी सामने दीवार पर टंगी तस्वीर की तरफ अपनी उंगली से रोते हुए इशारा करती है। पापा, मम्मा, वो मम्मा हॉस्पिटल, मम्मा। धैर्य अनाबी के आंसू पोंछते हुए, पहले आप रोना बंद कीजिए। मेरा अना बच्चा स्ट्रांग है ना, और स्ट्रांग बच्चे रोते नहीं, इसलिए मेरा अना बच्चे। धैर्य इतना ही बोल पाता है कि उसका ध्यान जाता है कि अना ने अभी उससे पापा मम्मा बोला है। धैर्य खुश होते हुए रूंधे गले से अनाबी का सर चूमते हुए, एक बार फिर से बोल मेरे बच्चे, आपने अभी मुझे क्या बुलाया है? एक बार फिर से बोलना ना मेरे बच्चे। आप नहीं जानते आपका ये लाचार बाप आपकी ये आवाज़ सुनने के लिए कितना तड़पा है। आपकी ये आवाज़ सुनने के लिए दिन रात एक कर दिए। एक बार फिर से बोलना ना बच्चे, अपने पापा को बुलाना फिर से। धैर्य रोते हुए अनाबी से बोलने के लिए न जाने क्या क्या खुद से बके जा रहा था, लेकिन अनाबी उतने शब्द बोलकर फिर से खामोश हो गई थी। बस वह रोई हुई टिमटिमाती आंखों से धैर्य को देख रही थी। धैर्य नजरें दौड़ाकर इधर उधर देखते हुए, मेरा फोन कहाँ गया? आप चिंता मत करो अना, मैं अभी उदित को फोन मिलाता हूँ, देखना वो बिल्कुल ठीक कर देगा। अब उसने बोला था ना कि अना बस एक बार बोल दे तो मैं उसकी आवाज वापस लाने की कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश नहीं, ये कर दिखाना होगा। धैर्य कांपते हाथों से उदित को कॉल लगाता है। एक दो रिंग जाने के बाद उधर से आवाज आती है। हाँ बोल धैर्य, इतनी रात को कैसे याद किया? धैर्य भर रहा है स्वर में, उदित तूने कहा था ना कि अना बस एक बार कुछ भी बोल दे तो उसकी आवाज वापस लाने की कोशिश कर सकता है। हम कहा था, क्या हुआ बता? अना ने अभी मुझे पापा कहकर बुलाया है। उदित आश्चर्य भरी आवाज में, क्या कहा तूने? फिर से बोल जरा। धैर्य रोते हुए, मेरी अना ने अभी मुझे पापा कहकर बुलाया था, लेकिन दोबारा मैंने उससे इतनी मिन्नतें की पर वह फिर से खामोश हो गई। धैर्य तू रो मत, तू अना को लेकर हॉस्पिटल आ, मैं भी बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हम इतना बोलकर वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और अना को गोद में उठा, चल मेरे बच्चे, हम हॉस्पिटल चलते हैं। अना हॉस्पिटल का नाम सुनते ही अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेर देती है। धैर्य अना को गोद में लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी पानी से भरा कांच का जग लिए सीढ़ियां चढ़ रही नैन्सी से बुरी तरह से टकरा जाता है। नैन्सी रेलिंग पकड़कर खुद को गिरने से बचा लेती है, लेकिन पानी का जग सीढ़ियों पर गिरकर चकनाचूर हो बिखर जाता है। नैन्सी खुद को संभाल गुस्से से पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं था। नैन्सी खुद से, ये आदमी कितना घमंडी है, पता नहीं खुद को क्या समझता है, ऐसे अन्ना सांड की तरह टक्कर मारकर चला गया। लेकिन देखो, खुद की गलती होने के बाद भी सॉरी नहीं बोला। कोई बोलेगा ये भाई है, पूरा का पूरा दुश्मन पैदा करके हम सबले मत्थे मरकर चले गए बड़े पापा। नैन्सी अपना सर खुजलाते हुए, वैसे ही इतनी रात के अन्ना सांड गया कहाँ है? वो भी अपनी अना के साथ। खैर जो भी हो, मुझे क्या करना। चल नैन्सी, किचन में जाकर फिर से पानी लेकर आते हैं। सीढ़ियों से उतरते हुए कांच के टुकड़े पर पैर मारते हुए, अब मैं इन्हें नहीं साफ करने वाली, जिसके लगेगी खुद ही साफ करवाएगा। तभी उसके पैर में कांच का टुकड़ा चुभ जाता है। वह चीखते हुए धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ती है। कबाड़ खाने जैसे रूम में एक पतला दुबला आदमी, उम्र 40 के लगभग, जोकर जैसी रंग बिरंगी शर्ट पहने चेयर पर बैठे बैठे नोट गिनते हुए सॉन्ग गाने में लगा था। तभी 3-4 आदमी उस जोकर जैसे आदमी के सामने आकर मुंह लटकाकर खड़े हो जाते हैं। वह आदमी सॉन्ग रोक कर, का हुआ मुन्ना, ऐसन मुंह लटकाए कर काहे खड़े हो? हमका जल्दी से खुशखबरी सुनाए दो कि बुचिया को निपटाया हो। ऊ कहे ना, हमका गुलाबी पंखुड़ियाँ की महक बहुत फबती है। ऊ का देख के हमरा कलेजवा का जो सुकून पहुँचत है, ऊ तो तुम सबन को पता है। तो चलो बचवा, फटाफट शुरू हो जाओ। सभी एक साथ सर झुकाए हुए, सॉरी बॉस। बॉस चेयर से खड़ा होता हुआ, का बोले वे तुम सब? देखा मुन्ना, हमका ऐसन मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। बॉस,
हम उस बच्ची को ट्रक के नीचे कुचलने ही वाले थे, पर पता नहीं कहाँ से साले की लौंडिया ने आकर उस बच्ची को बचा लिया। एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर आते हुए, बड़े भैया आप कुर्सी पर आराम से बैठिए, मैं नमक हरामों को देखता हूँ। आदमी तमाचा मारते हुए, अबे सालो बुड़बक की नाजायज औलादो, तुम सबको बड़े भैया ने जरा सा काम दिया, उसे भी नहीं कर सके। कलंक को भी अब साले गुंडों के नाम पर बड़े भैया की नाक कटाकर रख दी। उदित पाठक इंडिया के टॉप 3 हॉस्पिटल में से एक इंदिरा राज हॉस्पिटल काल्पनिक नाम के ऑनर का इकलौता बेटा और एक सफल एमबीबीएस डॉक्टर है। उसके पापा राज पाठक भी एक मशहूर एमबीबीएस डॉक्टर हैं। घर से लेकर हॉस्पिटल या फिर उदित का कोई भी ऑफिस हो, हर कोई जानता था धैर्य शुक्ला उदित सर के बहुत खास दोस्त हैं। इनके साथ गुस्ताखी करने का मतलब है अपनी नौकरी से हमेशा के लिए हाथ धोना। इसलिए धैर्य कहीं भी जाता उसे कोई नहीं रोकता था। धैर्य हॉस्पिटल पहुंचकर लगभग दौड़ता हुआ सीधा उदित के केबिन में दाखिल हो जाता है। उदित धैर्य को देखते ही अपनी चेयर से खड़ा होते हुए, आजा इधर बैठ। मैं यहाँ बैठने नहीं आया उदित, बस तू मेरी बच्ची की आवाज किसी भी तरीके से वापस ले आ। उदित, हेलो, सारे काम छोड़कर डॉक्टर निधि वर्मा से बोलिए अभी के अभी मेरे केबिन में हाजिर हूँ। उदित अनाबी को अपने गोद में लेते हुए, अन्ना बच्चा आप अपने अंकल की गोद में आइए। धैर्य तू चेयर पर बैठ। तभी डॉक्टर केबिन में आते हुए, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सॉरी डॉक्टर निधि, आपको इस तरह से अचानक बुलाने के लिए। इट्स ओके सर। उदित डॉक्टर निधि को कुछ समझाने के बाद अनाबी को निधि को गोद में देते हुए, अन्ना बेटा आंटी आपको घुमाने ले जा रही हैं, जाइए आप इनके साथ घूम कर आइए, फिर आप हमें और पापा को बताना क्या क्या देखा है। अनाबी मुंह बनाते हुए धैर्य की तरफ देख रही थी, जिसे देख धैर्य बोल पड़ता है, वह डॉक्टर के साथ अकेली नहीं जाएगी, मैं भी जाऊंगा। धैर्य पागल मत बन, नहीं मैं सुबह के हादसे के बाद मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। डॉक्टर निधि आप यहाँ खड़े होकर क्या सुन रही हैं? आप अना को लेकर जाइए। जैसे ही डॉक्टर निधि अनाबी को लेकर जाने लगती है, धैर्य उनके पीछे जाने लगता है। तभी पीछे से उदित उसका हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए, होश में आ धैर्य, ऐसे पागलों जैसी हरकत मत कर, अना को डॉक्टर चेकअप के लिए अपने साथ लेकर गई हैं। धैर्य खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह उदित के गले लगकर रो पड़ता है। उदित धैर्य की पीठ सहलाकर उसे चुप कराते हुए, पागल तुझे ऐसे रोते हुए देखकर अना को कैसा लग रहा होगा? तो और क्या करूं उदित, अपनी बच्ची की रक्षा नहीं कर सकता, ना उसकी आवाज वापस ला पाया, कैसा बाप हूं मैं जो अपनी बच्ची को कोई खुशी नहीं दे पाया। उदित धैर्य को चेयर पर बैठाकर उसे टेबल पर रखा गिलास का पानी उसे देते हुए, ये ले पहले तू पानी पी और थोड़ा शांत हो जा। धैर्य पानी पीकर थोड़ी देर बाद जब खुद को रिलैक्स महसूस करता है, थैंक्स उदित, ये थैंक्स वैंक्स छोड़, चल अब ये बता सुबह क्या हुआ था। हम बताता हूँ। सुबह मैं अपनी सक्सेस पार्टी में बिजी था, तभी किसी अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल पर कोई आदमी बोल रहा था, अपनी सक्सेस पार्टी बाद में एंजॉय कर लेना, पहले अपनी लाडली बेटी की मौत अपने ऑफिस के बाहर जाकर एंजॉय कर। इतना सुनते ही मैं बाहर की तरफ दौड़ पड़ा, देखा मेरी अन्ना रोड के बीचों बीच खड़ी सामने से आते ट्रक को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं चीखकर अन्ना को बचाने दौड़ा, तभी ट्रक उसके ऊपर चढ़ने वाला था। ये देखकर मेरा शरीर कांप गया और भय से मेरी आंखें बंद हो गईं। लेकिन अगले ही पल धैर्य इतना ही बोल पाता कि तभी उन्हें लड़की की चीख सुनाई देती है, उदित ये तो उसी डॉक्टर की आवाज लग रही है जो मेरी अना को अपने साथ लेकर गई है। हाँ मुझे भी उन्हीं की आवाज लग रही है। दोनों किसी अनहोनी की आशंका से डॉक्टर निधि की आवाज जिस तरफ से आई थी उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। दोनों वहां पहुंचकर देखते हैं कि डॉक्टर निधि फर्श पर गिरी पड़ी थी। कुछ लोग उन्हें उठाने में लगे थे। ये देख डॉक्टर निधि के पास जाकर धैर्य और उदित, डॉक्टर निधि क्या हुआ, आर यू ओके? डॉक्टर निधि कराहते हुए, यस डॉक्टर आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्लीज आप लोग उस बच्ची को पकड़िए, वह ओपीडी की तरफ भागी है। दोनों भागकर ओपीडी पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अनाबी कहीं नजर नहीं आती। दोनों आधे घंटे तक इधर से उधर खोजते खोजते थक जाते हैं, पर उन्हें अनाबी का कुछ पता ही नहीं चल पाता। वह लौटकर ओपीडी आ जाते हैं। धैर्य रुआंसा होता हुआ, देख लिया अपने जिद का नतीजा, मैंने तुझसे कहा था मुझे उस डॉक्टर के साथ जाने दे, पर नहीं, अब ढूंढ कर ला मेरी अना को। धैर्य परेशान मत हो,
हम चलकर सीसीटीवी फोटोज चेक करते हैं, अभी अना का पता चल जाएगा। धैर्य गुस्से से चीख पड़ता है। कैसे परेशान ना हूँ उदित, मेरी बच्ची नहीं मिल रही, कोई बिजनेस लॉस नहीं है जिसे भूल जाऊं। तभी धैर्य एकाएक उसकी नज़र सेकंड फ्लोर पर बने आईसीयू रूम की तरफ गई। वह लगभग दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़कर सीधा आईसीयू रूम के बाहर जाकर जड़बत खड़ा हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, यहाँ तो मैं सुबह अना के साथ उस लड़की को एडमिट कराने आया था, इसका मतलब अना। उदित भी धैर्य को ऐसे अचानक से दौड़ते हुए देखकर उसका पीछा कर उसके पास पहुंचकर, क्या हुआ धैर्य, आईसीयू के पास आकर ऐसे क्यों खड़ा हो गया। धैर्य उंगली से सामने की तरफ इशारा करता है, जहां अना भी आईसीयू रूम के बाहर खड़े दो चार लोगों के बीच घुसकर आईसीयू रूम के बंद दरवाजे को अपने दोनों हाथों से पीटने में लगी थी। अना आईसीयू रूम के बाहर कैसे पहुंच गई और ये दरवाजा क्यों पीटने में लगी है, और तू यहाँ खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, चल अना को लेकर। धैर्य जैसे ही अना को खींचकर अपनी गोद में लेता है, अना रोते हुए आईसीयू की तरफ इशारा करने लगती है। धैर्य अना को किस करके चुप कराते हुए, परेशान मत हो मेरी बच्ची, आपकी मम्मा को जल्दी मैं ले आऊँगा। धैर्य क्या बोले जा रहा है, तू होश में तो है ना, मैं जो भी बोल रहा हूँ मुझे सब समझ आ रहा है। शायद भगवान ने मुझे एक मौका दिया है अपनी बेटी को खुशी देने का, और अब मैं वह मौका गंवाना नहीं चाहता। किसी भी कीमत में मुझे धरती आकाश क्यों न मापना पड़ जाए। क्या मतलब है तेरा, मतलब ये है उदित, सुबह जिस लड़की ने अना की जान बचाई थी उस लड़की को मैंने आईसीयू में एडमिट कराया था। उस वक्त अना भी मेरे साथ थी और रात में शायद अना उसे ही माँ बुला रही थी, और फिर जैसे ही उसने हॉस्पिटल में मौका पाया वह दौड़कर आईसीयू रूम में उससे मिलने चली आई। अना शायद हमको इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि वह हमें देखकर छुप गई थी। ये सब बातें तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है कि अना हमें देखकर छुप गई थी और उस लड़की को अपनी माँ बोल रही थी। तेरे पास इस बात का कोई सबूत है? तूने अभी देखा नहीं, मैंने जैसे ही अना को आईसीयू रूम से दूर किया वह रोने लग गई। और माँ वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह घर में जब चीख कर रोते वक्त बोल रही थी तब केवल मम्मा पापा नहीं, उसके साथ वह हॉस्पिटल का नाम भी ले रही थी। अब तुझे यकीन नहीं हो रहा तो मत कर, मैं चला। ऐसा मत बोल दोस्त, रुक, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ, मुझे तेरे यकीन पर यकीन है। दोनों रजिस्टर जाकर देखने लगते हैं कि कल आकृति को आईसीयू रूम से कहाँ शिफ्ट किया गया है और उस समय ड्यूटी पर कौन सा डॉक्टर था। थोड़ी ही देर में दोनों को पता लग जाता है कि प्राइवेट वार्ड के रूम नंबर 32 में शिफ्ट किया गया था और उस समय अधराज शेखावत ड्यूटी पर थे। उदित अपनी चेयर से खड़ा होते हुए बोलता है, तो चले रूम नंबर 32 में। धैर्य हाँ में सर हिलाकर अनाबी को गोद में लेकर उदित के साथ चल देता है। उदित मुस्कुराते हुए बोलता है, धैर्य तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछना। तूने उसका नाम रजिस्टर में धनक दर्ज कराया है, तुझे कैसे पता उसका नाम धनक है? सोच अगर उसे तेरा दिया हुआ नाम पसंद नहीं आया और उसने तुझे धमक दिया तब। मैंने नहीं लिखाया, तेरी रिसेप्शनिस्ट ने खुद ही पूरा फॉर्म भरकर सबमिट कर लिया है। ओह ऐसा क्या, लेकिन तुझे कैसे पता कि उसने धनक लिखा है? भगवान ने उसे बोलने के लिए एक मुंह भी दिया है। अब ज्यादा बकवास मत कर, तेरी इन बकवास बातों से मेरा मूड सही नहीं होने वाला जब तक मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ जाती। उदित, तब तक मेरे लिए ये एक एक पल जीना हराम है। ऐसे ही दोनों बात करते करते प्राइवेट वार्ड के रूम नंबर 32 के सामने थे। उदित रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। उसके पीछे धैर्य भी रूम के अंदर आ जाता है। बेड पर एक युवती लेटी थी और नर्स उसके हाथ में ड्रिप लगाने लगी थी। ऐसे में नर्स अचानक उदित को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है, सर सर आप यहाँ, आप जाकर दूसरे पेशेंट को चेक करिए, मुझे पेशेंट से कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओके सर, बट पेशेंट को नींद का इंजेक्शन दिया गया है इसलिए अभी वह सो रही है। उदित, कोई फायदा नहीं है, ये लड़की धनक नहीं है। सिस्टर, क्या आप बता सकती हैं कल सुबह जो पेशेंट आईसीयू से रूम नंबर 32 में शिफ्ट की गई थी वह अब इस वक्त कहाँ है? जी सर, वो पेशेंट नर्स को वॉशरूम जाने के बहाने अपने साथ ले गई और उन्हें वहां धक्का देकर बंद किया और हॉस्पिटल से भाग गई।
उदित, वो नर्स कहाँ है? और सुबह की ड्यूटी में गेटमैन कौन था? दोनों को अभी के अभी मेरे केबिन में भेजो। सर, नर्स और गेटमैन दोनों को काफ़ी चोटें आई थीं, इसलिए दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उदित गुस्से से नर्स को देखकर उस पर बरस पड़ता है। ऐसे ही आप लोग अपनी ड्यूटी निभाते हैं। एक पेशेंट आपको आसानी से बेवकूफ़ बनाकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। सॉरी सिस्टर, आप अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट जारी रखिए। और तू उदित, नर्स पर इतना क्यों गुस्सा कर रहा है? गलती नर्स की नहीं, धनक की है। धैर्य उदित का हाथ पकड़कर रूम से बाहर लाते हुए बोलता है। आई नो, बट इन्होंने जरा सी सतर्कता बरती होती तो आज धनक हमारे सामने होती। और सिर्फ धनक की बात नहीं है, ये मेरे हॉस्पिटल के रेपुटेशन का भी सवाल है। क्या कहेंगे लोग? इंडिया के टॉप 3 हॉस्पिटल की ऐसी सिक्योरिटी है जहाँ पर आसानी से कोई भाग सकता है। गुस्सा छोड़कर अपनी सिक्योरिटी लेवल बढ़ा ताकि आगे चलकर ऐसी कोई अनहोनी ना हो। हाँ, पर अब बता कैसे और कहाँ ढूंढेगा धनक को? कैसे भी करके खोजूं, खोजना तो पड़ेगा। चल सीसीटीवी रूम में वहां चलकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, पता तो चले धनक मैडम किधर को गई हैं। दोनों सीसीटीवी फुटेज जाकर देखने लगते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आकृति मुर्दे वाली एम्बुलेंस में रिक्वेस्ट करके बैठ जाती है और हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस से उतरकर हॉस्पिटल के राइट साइड वाले रास्ते की तरफ चली जाती है। धैर्य आकृति की चालाकी देखकर एकाएक मुस्कुरा उठता है। धैर्य, ये धनक क्या चालू चीज है यार? क्या दिमाग लगाकर हॉस्पिटल से निकल गई और किसी को कोई शक भी नहीं हुआ कि अंदर 2 लोगों की बैंड बजाकर आई है? अच्छा चल, अब ठीक है, मैं बाहर जाकर उन रास्तों के सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ जिन रास्तों से धनक गुजरी है। हाँ चल, जल्द से जल्द उसे ढूंढते हैं। तू कहीं नहीं जा रहा उदित, मैं अकेला धनक को खोजूंगा। धैर्य, पागल हो गया है क्या? मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा। पता नहीं कब किससे बेवजह तू भिड़ जाए। मैं भी तेरे साथ धनक को ढूंढने जाऊंगा। पागल मैं नहीं, तू हो गया है उदित, जो सिर्फ धनक के लिए उन मरीजों को छोड़कर जा रहा है जो तुझसे आस लगाए दर्द में तड़प रहे हैं कि अभी डॉक्टर आएगा और उन्हें दर्द से निजात दिला देगा। तू एक डॉक्टर है, तेरा पहला कर्तव्य मरीज देखना है। दुनिया में मैं ही एक डॉक्टर नहीं हूँ, बहुत से डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में और भी हैं, वह संभाल लेंगे पेशेंट को। दुनिया में बहुत से डॉक्टर होने के बाद भी लोग इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं मिस्टर उदित पाठक। ठीक है, मैं अपने मरीजों के लिए एक स्पेशल डॉक्टर का इंतजाम कर देता हूँ। अच्छा, फिर उन मरीजों का क्या होगा जो उस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं? इस बार धैर्य की बात का उदित को कोई जवाब नहीं मिलता कि तभी इतनी देर से इन दोनों को ऐसे लड़ते देख अना कभी उदित का मुंह ताकती तो कभी धैर्य का। अंत में उसे कुछ नहीं समझ आता तो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। धैर्य अना के गाल पर किस करते हुए बोलता है, क्या हुआ मेरे बच्चे को? ऐसे क्यों रोने लगे आप? हम अभी आपकी मम्मा को लेने चलते हैं, आप रोना बंद करिए। आप मेरे बहादुर बच्चे हैं। बहादुर बच्चे कभी रोते नहीं। क्या नहीं हुआ है? देख, तेरे इस बकवास के चलते अना रोने लग गई है। चुपचाप मेरी बात मानकर चल देता तो अना रोती नहीं। मेरी बकवास की वजह से नहीं, तेरी गधे जैसी बेसुरी आवाज सुनकर मेरी अना बच्चा के कान पक गए, तभी वह रोने लगी है। अब मर मत, चल जल्दी। दूर से खड़ी डॉक्टर ने भी इन दोनों को ऐसे लड़ते देखकर सर हिलाते हुए बोलती है, कौन कहेगा इन्हें? एक बिजनेसमैन टाइकून है तो दूसरा एक टॉप एमबीबीएस डॉक्टर है। लड़ तो ऐसे रहे हैं जैसे मवाली गुंडे हों। धैर्य और उदित सीसीटीवी फुटेज चेक करते करते नेशनल हाईवे तक पहुंच जाते हैं जिसके सामने से एक गांव के लिए 6 किलोमीटर का लिंक रोड जा रहा था। धैर्य गुस्से से कार की बोनट पर मुक्का मारते हुए बोलता है, अब तो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिलने वाले, अब कहाँ जाकर खोजूं जाकर इस लड़की को? उदित पीछे से धैर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, धैर्य ऐसे गुस्सा होने से कुछ नहीं मिलने वाला, हम कुछ मिलकर सोचते हैं। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की कपकपाती और रुआसी आवाज धैर्य के कानों में सुनाई पड़ती है, बेटा ललितपुर के शिव मंदिर तक छोड़ दोगे क्या? मेरा बेटा घर पर बिस्तर में पड़ा मौत से जूझ रहा है, उस ऊपर वाले का ही बस सहारा रह गया है। या तो मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दे, वरना मेरे बेटे के साथ मुझ अभागन माँ की भी जान ले ले। दादी, बेटा बीमार है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराकर उसका इलाज कराइए। घर में उसे ऐसे लिटाकर मंदिर जाने से आपका बेटा ठीक नहीं होने वाला।
बेटा, अस्पताल वालों ने मेरे बेटे का इलाज करने से मना कर दिया। बोले पहले बकाया पैसा जमा करो, फिर जब 5 लाख रुपया हो तभी अस्पताल में दाखिल होना। अब बेटा, मेरे पास जो पैसा कौड़ी जेवर था सब बेचकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। अब तो वह भी नहीं बचा। एक टूटा फूटा घर है, वह भी एक सेठ के पास गिरवी पड़ा है। सुना है शिव मंदिर जो भी कुंड के जल में स्नान कर शिव की पूजा करता है, उसे भोलेनाथ कभी निराश नहीं लौटाते हैं। धैर्य उदित की तरफ देखकर इशारों ही इशारों में सवाल करता है, जिसे समझकर उदित अपना सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। धैर्य अपनी कार का दरवाजा खोलते हुए बोलता है, बैठो दादी, आपको शिव मंदिर तक छोड़ देता हूँ। भगवान आपका भला करे बेटा, आपको खूब तरक्की दे, हमेशा खुश रहे। ऐसे न जाने ऐसे कितने आशीर्वाद देती हुई वो बूढ़ी औरत गाड़ी में बैठ जाती है। इधर उदित हॉस्पिटल में मैसेज करके ललितपुर के शिव मंदिर का एड्रेस देकर अर्जेंट एम्बुलेंस भेजने को कह देता है। करीब 15 मिनट में चारों शिव मंदिर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें सामने से हॉर्न बजाकर एम्बुलेंस आती हुई दिखाई पड़ती है। धैर्य गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आता है और उदित से बोलता है, देख, दादी को शिव मंदिर के दर्शन कराकर उनके बेटे को हॉस्पिटल ले जा, और हाँ, कल तक उनका घर अपना हो जाना चाहिए। आगे तू खुद समझदार है। एम्बुलेंस मैंने अचार डालने के लिए नहीं मंगाई है, और तू ना खुद से ऐसे मुझे दूर मत भगाया कर। यार, कितने टाइम बाद तो हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। वैसे तू भी मंदिर चलना, शायद भगवान खुश होकर धनक से मिलने का रास्ता दिखा दें। दिमाग मत खराब कर, चल निकल यहाँ से। मैं उस गांव में जाकर पता करता हूँ, शायद वहाँ जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गांव जाकर कुछ मिले या ना मिले, हमारे साथ मंदिर चलता तो थोड़ी कड़वी जुबान में मिठास जरूर मिल जाती। धैर्य उसे घूरने लगता है तो उदित बोलता है, ऐसे घूर मत, जा रहा हूँ। उदित के जाने के बाद धैर्य कार का दरवाजा खोल ड्राइविंग सीट पर बैठ गया कि तभी वहां एक अधेड़ उम्र की औरत टोकरी में फूल लेकर आ जाती है और बोलती है, साहब जी, पूजा के लिए फूल प्रसाद ले लीजिए। नहीं चाहिए? ले लो ना साहब, आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाएगा और मेरा पेट का इंतजाम हो जाएगा। कहा ना मैंने नहीं चाहिए। औरत उदास भाव से बोलती है, ठीक है साहब। उस औरत को जाते देख अनाबी धैर्य की शर्ट पकड़कर खींचते हुए इशारा करते हुए फूल लेने को बोलती है, बच्चा, फूल हम फिर कभी ले लेंगे, अभी आपकी मम्मा को खोजना है ना, पहले हम उन्हें खोज लें। अना गुस्से से मुंह फुलाकर बाहर की तरफ देखने लगती है। अना को ऐसे देख मुस्कुराते हुए धैर्य फूल वाली को बुलाकर बोलता है, ये सारे फूल कितने के हैं? बस 500 रुपया के हैं साहब। धैर्य उस औरत को 2000 का नोट हाथ में थमा देता है। साहब, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप सारे रख लीजिए। इतना बोल धैर्य अना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, अब तो आप खुश हो। अना भी मुंह बनाते हुए अपना सिर ना में हिला देती है। अब क्या हुआ, और क्या चाहिए आपको? अना भी मंदिर की तरफ इशारा करती है। ओह, मंदिर चलना है? अना भी मुस्कुराते हुए सर हिलाकर हाँ में इशारा कर देती है। धैर्य अना को गोद में लेते हुए बोलता है, मेरे अना बच्चा, मंदिर घूमने जाएगा? धैर्य जैसे ही मंदिर के गेट में पहुंचता है, वहां पर खड़ा एक गार्ड उसे रोकते हुए बोलता है, सर, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। पहले आपको कुंड के पानी से शरीर को स्पर्श कराकर आना होगा। देख लिया ना बच्चा, मंदिर में आओ तो 1000 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। धैर्य अना से उल जलूल बातें करता हुआ कुंड के पास पहुंच जाता है और अना को अपनी गोद से नीचे उतारकर कुंड के पानी के पास ले जाने लगता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, ओए रुक जा हीरो, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो वह मेरे हाथ में पत्थर देख रहा है, यही तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। धैर्य पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने आकृति एक बड़ा सा पत्थर लिए उसे घूरने में लगी थी। आकृति को देखते ही अना भी धैर्य का हाथ छोड़कर दौड़ते हुए उसके पास जाकर लिपट जाती है। धैर्य बस खामोशी से उन दोनों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ऐसे मुझे क्या घूर रहे हो? मुझे यहाँ देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। मैं जानती थी कि तुम इस बच्ची को कल खुद ही सड़क पर मरने के लिए छोड़कर गए थे। देखा, आज जो जरा सी शंका बची थी वह भी खत्म हो गई। लेकिन देखो,
तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। तुम इसे कल से जान से मारने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़े हो और दोनों बार मैं मिल गई, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगी। पहले मेरी बात सुनो। अब जो भी कहना सुनना हो पुलिस के आने के बाद सफाई पेश करना। मेरे सामने तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं चलने वाला। आकृति, बस बेटा, अब आपको इस राक्षस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना। पुलिस अभी आती ही होगी। तभी सामने से दो पुलिसकर्मी आते हुए दिखाई देते हैं। ये लो आ गई पुलिस। अय्यासी करके अपना कुकर्म मिटाने का बड़ा शौक है ना। अब पुलिस लाएगी तुम्हारे होश ठिकाने। पुलिसकर्मी, मैडम आपने ही कॉल किया था। यस सर, यही वो अय्यास आदमी है जो कल से अपनी बेटी को जान से मारने पर तुला है। क्यों भी साले, अपनी ही बेटी को मारने में लगा है। चल पुलिस स्टेशन, तेरी सारी अय्यासी निकालता हूँ। धैर्य पुलिस वाले के पास जाकर धीरे से बोलता है, सर ये लड़की कोई और नहीं, मेरी वाइफ है। इसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। मैंने कल सुबह इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, लेकिन ये वहाँ से भाग निकली। मैं यहाँ इसे खोजते खोजते पहुँचा हूँ। आपको यकीन नहीं होता तो इंदिरा राज हॉस्पिटल के डॉक्टर उदित पाठक से आपकी बात करा देता हूँ, जो मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, बात कराओ डॉक्टर से। सर, आप इस आदमी से बात करने में क्यों लगे हैं? मैंने आपको बताया तो, ये आदमी बहुत चालाक है। 100 झूठ बोलकर आपको गुमराह कर देगा। इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर अच्छे से सबक सिखाइए, तब ये सच्चाई उगलेगा। 1 मिनट रुकिए मैडम, हम बात कर रहे हैं ना। धैर्य उदित को कॉल करके बोलता है, हेलो डॉक्टर उदित, मैं धैर्य शुक्ला बोल रहा हूँ। कि आप पुलिस को बता सकते हैं धनक मेरी वाइफ है और कल शाम ये हॉस्पिटल से भागी थी। हेलो डॉक्टर उदित, मैं इंस्पेक्टर रजनीश कुमार बोल रहा हूँ। ये जो बोल रहे हैं वह सच है? यस सर, धनक मिस्टर शुक्ला की वाइफ हैं और मेरे ही हॉस्पिटल में इनकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था। कल शाम अचानक से धनक ने कुछ नर्स और डॉक्टर पर अटैक कर दिया और यहाँ से भाग निकली। थैंक्स डॉक्टर उदित, इट्स ओके। आपको जब भी कोई तहकीकात करनी हो बेहिचक कॉल कर सकते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर धैर्य, चलता हूँ। अरे सर, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मेरी वाइफ की वजह से आपका टाइम खराब हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अपनी वाइफ का ख्याल रखिएगा। पुलिस वालों को जाता देख आकृति, सर आपने इसे पकड़ा क्यों नहीं? ऐसे कैसे आप इसे छोड़ सकते हैं? मिस धनक, कोई फ़ायदा नहीं चीखने चिल्लाने का, कोई नहीं आने वाला। आकृति अपने दोनों हाथों से धैर्य का कॉलर पकड़कर, जानती हूँ तुमने उस इंस्पेक्टर को घूस देकर अपना काम बना लिया है। पता नहीं मैं भी कैसे भूल गई, यहाँ की पुलिस पुलिस नहीं तवायफ बन चुकी है। इतना बोल आकृति धैर्य को धक्का देकर जाने लगती है। तभी पीछे से हाथ पकड़कर धैर्य उसे झटके से अपने करीब खींचकर बोलता है, मैडम अब आप कहीं नहीं जा सकती मेरी इजाज़त के बिना। क्यों, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ क्या जो मैं कहीं नहीं जा सकती? ये आपकी मर्जी है, आप खुद को क्या समझती हैं? इतना बोलकर धैर्य अपनी जेब से रुमाल निकालकर जबरदस्ती आकृति के मुंह में रुमाल बांधकर उसे गोद में उठा लेता है और अनाभी से बोलता है, चलो बच्चा, आज तो आपको पैदल चलना होगा, क्योंकि आपकी जगह तो आपकी मम्मा ने ले रखी है। आकृति खुद के लिए मम्मा शब्द सुनकर बड़ी हैरानी से आंखें फाड़कर गुस्से से धैर्य को घूरने लगती है। धैर्य घर आकर आकृति को गेस्ट रूम में जाकर अपनी गोद से उतारकर घुटनों के बल बैठकर पीछे खड़ी अनाबी के माथे पर किस करते हुए बोलता है, अना बच्चा, आपको पता है कल से आपका बीजू भूखा है। सुबह मुझे कॉल करके बोला था जब तक अना बेबी खाना नहीं खा लेती तब तक वह भी नहीं खाएगा। कितनी गंदी बात है ना। अनाबी अपना सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है। ये बात बीजू की मम्मा को पता होनी चाहिए ना कि उसने आपके चक्कर में कल से खाना नहीं खाया। कितना बिगड़ गया है बीजू। जाइए जल्दी बताकर आइए, फिर आप अपनी मम्मा के साथ खूब खेलना। अनाबी धैर्य की बात सुनकर दौड़ते हुए भाग जाती है। आकृति गुस्से से धैर्य की तरफ देखते हुए बोलती है, ए मिस्टर, तुमने ये मम्मा मम्मा क्या लगा रखा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे उठाकर अपने घर लाने की? मिस धनक, तुमने मेरी बेटी को बचाकर खुद यहाँ आने का रास्ता खोला है। अब मेरी अना को उसकी मम्मा चाहिए तो उसका बाप होने के नाते उसको मम्मा लाकर देना मेरा फर्ज बनता है। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, कोई गुड़िया नहीं जो आपकी बेटी ने मांगा और आपने जैसे बना वैसे लाकर खेलने के लिए दे दिया। तुमने मेरी बेटी के दिल में एक माँ की तड़प फिर से जगाई है, अब उसकी भरपाई भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी।
मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से नहीं डरने वाली। इतना बोलकर आकृति कमरे से बाहर जाने लगती है। धैर्य आकृति का हाथ पकड़कर झटके से उसे दीवार पर सटा देता है और उसको दोनों हाथों से ब्लॉक करके बोलता है, चुपचाप आज से इसी घर को अपना घर मानकर रहने की आदत डाल लो, वरना भागने की कोशिश की फिर तो मुझे अपना दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा और शायद तुम्हें वो पसंद ना आए। आकृति गुस्से से अपने दोनों हाथों से धैर्य की कॉलर पकड़कर बोलती है, मैं तुम मर्दों से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी हूँ। तुम सब औरतों को पैर की जूती समझते हो। तुम्हें क्या लगता है हम जैसे चाहें वैसे औरतों को अपने इशारों पर नचाएंगे और औरत चू तक नहीं कर सकती। अगर गलती से किसी औरत ने तुम मर्दों के खिलाफ बोलने की कोशिश की तो उसकी अस्मिता की धज्जियां उड़ाकर उसे सारे जहान में बदनाम करने का घटिया खेल खेलते हो। औरतों की फीलिंग्स और प्यार का नाजायज फायदा उठाकर उनके साथ एक रात गुजार कर उसकी वीडियो तस्वीरें लेकर उन्हें ब्लैकमेल करके अपनी हवस मिटाने का एक जरिया बना लेते हो। तुम भी आखिर एक मर्द ही हो, कहाँ से नई सोच लेकर आओगे। तुमने सोचा इस बच्ची को इस लड़की की वजह से नहीं मार पाया तो क्यों ना इस बात का बदला लिया जाए। धैर्य गुस्से से तमतमा कर चीखते हुए अपना मुक्का दीवार पर लगे मिरर पर दे मारता है, जिससे उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो जाता है और पानी की तरह हाथ से खून बहने लगता है। आकृति धैर्य का गुस्सा देख बहुत बुरी तरह से डर जाती है और डर के कारण कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर उत्पल ऐसे धैर्य को आकृति को गोद में उठाकर गेस्ट रूम में ले जाता देखकर अपनी माँ बुआ सबको खबर पहुंचा देता है, जिसे सुनकर सब गेस्ट रूम में पहुंच जाते हैं। शांति दीक्षित गुस्से से चीखते हुए बोलती हैं, धैर्य ये सब क्या चल रहा है। ऐसे कैसे किसी भी लड़की को घर में जबरदस्ती घर में उठाकर ले आ सकता है। कुछ शर्म बर्म बची है कि नहीं। चीखिए मत बुआ, चिल्लाना मुझे भी आता है और शर्म की बात आप लोग कर रहे हैं रियली। अरे बेशर्मों की तरह तो आप लोग घुसे हुए चले आए कि आप लोगों को नहीं पता एक जवान लड़का और खूबसूरत लड़की अकेले कमरे में क्या करते हैं। अवंतिका शुक्ला, धैर्य तमीज से बात करो, ये तुम्हारी बुआ हैं और हम सबके सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। थैंक यू सो मच चाची, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि ये मेरी बुआ हैं। मैं तो भूल ही गया था कि अपने भाई को बर्बाद करने वाली औरत अभी तक जिंदा है, जो कि रिश्ते में मेरी बुआ लगती है। आई नो आप लोगों के दिमाग में चुल मची हुई है ये जानने के लिए ये लड़की कौन है। चलिए मम्मी बुआ, इस इंसान का दिमाग खराब हो चुका है। सॉरी सॉरी, ये इंसान है ही कहाँ, ये तो जानवर से भी बदतर गया गुजरा हुआ है। और भाई हमें कोई चुल नहीं मची हुई है ये जानने की कि ये औरत धंधे वाली है कि आपकी रखेल। उत्पल इतना बोल पाता कि तभी चटाक की आवाज आती है और उत्पल सीधा कांपता हुआ फर्श पर नजर आता है। धैर्य तुम्हार बस बहुत हो चुकी आप सबकी बकवास, इसके आगे एक शब्द भी नहीं। धैर्य उत्पल के सीने पर पैर रखते हुए बोलता है, कान खोलकर सुन ले वे गंदगी की पैदाइश। जब मुंह में गंदगी फैल गई हो तब सीधा डस्टबिन में उगलकर कचरे के ढेर में फेंकना। गलती से भी धैर्य शुक्ला के सामने फेंकने की कोशिश की तो तुझे कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। और हाँ, ये जो रंडी रखेल है ना, अपने तक सीमित रखना। मेरे घर के सदस्य को दोबारा बोला ना तो इस बार फर्श पर दिख रहा है, अगली बार सीधा समसाम भूमि पर नजर आएगा। अवंतिका शुक्ला, रात को आने दे उत्पल के पापा को, फिर मैं तुझे बताती हूँ। उत्पल का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए, चल उत्पल, इस जानवर के मुंह मत लगा कर। हाँ हाँ, उठाकर ले जाइए इस कचरे के डब्बे को। ज्यादा देर रहा तो पूरा कमरा कचरे की बदबू से भर देगा। बाप शेर है तो बेटा सबा शेर है कचरा फैलाने में। उन सब के जाने के बाद धैर्य जैसे ही आकृति की तरफ पलटकर देखता है वह बेहोश हो जाती है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।